नमस्कार दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा इस दृष्टिकोण से है क्योंकि यूपीपीसीएस में यहाँ से लगातार सवाल प्री और मेंस दोनों पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी भी यहाँ पर लगातार ताम्रपाषाण काल से खासकर बनास संस्कृत से लगातार सवाल पूछ रहा है। यहाँ तक कि एक दो बार जोरवे संस्कृत से भी सवाल पूछे गए हैं। आइए हम लोग इस चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं, इसको पढ़ते हैं और यह देखते हैं कि किस तरह से इस चैप्टर पर हम आसानी से अपनी पकड़ मजबूत करते हुए इसके सवालों को सही ढंग से जवाब दे पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ताम्रपाषाण काल को हम लोग कॉपर एज कहते हैं। एक ऐसा कालखंड जब मनुष्य के द्वारा सबसे पहली बार उपयोग की जाने वाली धातु का नाम था तांबा। अगर मनुष्य ने सबसे पहली बार जिस धातु का उपयोग किया है उस धातु को तांबा कहा जाता है और इस कालखंड को हम लोग ताम्रपाषाण काल के रूप में जानते हैं, जिसपे ताम्र का मतलब तांबा और पाषाण का मतलब पत्थर। मतलब इस समय मनुष्य तांबे और पत्थर दोनों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था, इसलिए इस कालखंड को हम लोग ताम्रपाषाण काल के नाम से जानते हैं। इस ताम्रपाषाण काल को हम लोग एक और नाम जानते हैं, चैल्कोलिथिक एज। तो इसको हम लोग दो नाम जानते हैं, कैल्कोलिथिक एज, जिसमें यहाँ पर कैल्को मतलब कॉपर और लिथिक मतलब हो जाएगा पत्थर, यानी कि वो भी ताम्रपाषाण काल के रूप में इसको जानते हैं। इस चैप्टर को समझने के पहले हम लोग इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। ताम्रपाषाण काल को समझने के लिए हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। एक बांटते हैं परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। इसका मतलब ये है कि अभी हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा और उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ। जिस तरह से हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता में देखा कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली, पक्की ईंटों का प्रयोग, सड़कों का प्रयोग, नालियों का प्रयोग, यहाँ तक कि प्रकाश की व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता एक पूर्णतः नगरीकृत सभ्यता थी। तो जब एक नगरीकृत सभ्यता का अंत होता है, पतन होता है अनेक कारणों से, अलग अलग स्थलों में अनेक कारणों से हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है। तो जब उस हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है तो पतन के पश्चात कुछ ग्रामीण अंचलों में हड़प्पा सभ्यता का विकास होता है। यद्यपि वो नगरीय स्वरूप तो नहीं रह जाता है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई पुनः कुछ विशेषताओं को लेकर नई संस्कृतियों का जन्म होता है, जो अपने साथ हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं को लेकर चलती हैं। हाँ, उनका स्वरूप थोड़ा छोटा है, पहले की तरह हड़प्पा सभ्यता की तरह विशाल का स्वरूप नहीं है, छोटा स्वरूप है। इस संस्कृति को कहा जाता है परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। और अगर हम लोग इनमें देखें तो अगर हम लोग इसको देख रहे हैं तो देखने का प्रयास करते हैं कि सिंध के क्षेत्र में, सिंध यानी पाकिस्तान के सिंध के क्षेत्र में पहले जहां हड़प्पा सभ्यता थी वहीं पर झूकर झांगर संस्कृति का विकास होता है। उसी तरह से पाकिस्तान के पंजाब व बहावलपुर क्षेत्र में यहाँ पर कब्रस्तान, कब्रगाह, यक्ष संस्कृति, इसको हम लोग सिमेट्री एच संस्कृति कहा जाता है, का विकास होता है। उसी तरह गुजरात के क्षेत्रों में लाल चमकीले मृदभांड संस्कृति का विकास होता है। यहाँ पर चमकीले लाल रंग के मृदभांडों का विकास होता है। इसके अलावा भारत के पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में, ये पाकिस्तान का पंजाब वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पीले मृदभांडों का विकास, संस्कृत का विकास होता है।
अभी हम लोग मध्यभांड संस्कृति आगे देखेंगे किस प्रकार से मध्यभांड हम लोग गैरिक मध्यभांड या गिरवर्णे मध्यभांड, चित्ते धूसर मध्यभांड, लाल पीले मध्यभांड और आपका NBPW यानी उत्तरी काली पश्चिम मध्यभांड, हम लोग उसको अलग देखेंगे। फिलहाल तभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं। इनके अलावा द्वाब क्षेत्र में गंगा यमुना के द्वाब में, गंगा यमुना के द्वाब में यहाँ पर हम लोग गैरिक मृदभांड, जिसको हम लोग गेरुए मृदभांड, गैरिक मृदभांडों का विकास देखते हैं। तो ये सारी जो संस्कृतियाँ हैं ये हड़प्पा सभ्यता के बाद स्थानीय संस्कृतियाँ हैं। हड़प्पा संस्कृति एक बड़ी विशाल संस्कृति थी जो कि लगभग 20 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई थी। और मैंने बताया है कि वो संस्कृति न केवल भारत, आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में के साथ विस्तार ली हुई थी। ये स्थानीय संस्कृतियाँ जो हड़प्पा सभ्यता के बाद में डेवलपमेंट होती हैं। और अगर हम लोग तान पाषाण का संस्कृतियों को देखें तो इस संस्कृति को भी हम लोग मोटे मोटे हिस्सों में देखते हैं। पहले तो 3 भागों में बांट लेते हैं। ये देखिए 3 भागों में बांटते हैं। एक संस्कृति जो रहती है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, दूसरा पश्चिमी मध्य प्रदेश में, तीसरा पश्चिमी महाराष्ट्र में। तो अगर हम इस तान पाषाण काल को अगर हम लोग देखें तो यह संस्कृति 3 जगह पर फैली हुई है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र। अभी हम लोग उसको मैप में देखेंगे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो संस्कृति है ये बनास नदी के तट पर है, के तट के सहारे है। यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर, और महाराष्ट्र में यह संस्कृति 2 जिलों में मुख्यतः अहमदनगर व पुणे जिला, ये दोनों जिले महाराष्ट्र में है, वहाँ पर इस संस्कृति फैली हुई है। तो इस तरह जो ये तान पाषाण कालीन संस्कृति है, पहले हम समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। तान पाषाण कालीन संस्कृति जो है ये एक ग्रामीण सभ्यता है। स्वरूप में यहीं पर अलग है, यह एक ग्रामीण सभ्यता है। तो इसकी जो बेसिक विशेषताएं हैं कि ये जो है तान पाषाण का संस्कृति एक ग्रामीण सभ्यता रहेगी। इस ग्रामीण सभ्यता में यहाँ पर अगर हम देखें तो उस तान पाषाण कालीन संस्कृति में वो सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। तो यहाँ पर घर बनाने के लिए लकड़ियाँ, घास फूस, लकड़ी के खंभे, इन सब के सहारे गोलाकार, आयताकार, वर्गाकार घर बनते थे। तो यहाँ पर जो घर है वो लकड़ियों के सहारे, खंभों के सहारे, छप्पर बांधकर, पत्तलों के माध्यम से उनको बांध दिया जाता था। उसको मिट्टी की लेप कर दिया जाता था। तो यहाँ जो घर थे इसलिए सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के रूप में हम लोग इसको एक मोटे मोटे आंकड़े पर, यद्यपि दैमाबाद और इनाम गांव 2 ऐसे था जो नगरीय चरण की तरफ बढ़ चुके थे, परंतु इस सभ्यता को ओवरऑल हम लोग जो है ग्रामीण सभ्यता के रूप में देखते हैं। इसके अलावा इस सभ्यता में अगर हम लोग देखें तो मातृ देवी की पूजा और वृषभ पूजा बड़े पैमाने में मिली है। अगर हम लोग आगे देखेंगे तो वृषभ पूजा, मालवा से वृषभ पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। तो इनाम गांव से मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। तो इस तरह हम लोग अगर देखते हैं तो एक छोटा मोटा आदमी जो तान पाषाण कालीन संस्कृति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये हड़प्पा सभ्यता के समकालिक भी है और हड़प्पा सभ्यता के बाद की भी है।
हड़प्पा सभ्यता के समकालिक बाद में हम लोग देख ही रहे हैं। समकालिक में हम लोग देखेंगे कायथा है, दैमाबाद है, कि दोनों जो स्थल अभी रहेंगे वो हड़प्पा सभ्यता के समकालिक रहेंगे। तो ये पहले एक बेसिक है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम लोग इसको भी मैप में देखेंगे और एक एक पॉइंट को उठाकर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहली बात, ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता भारतीय इतिहास का एक ऐसा कालखंड है जो कि लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक की विशेषताओं को अपने आप में लेकर चलता है। इसको लेकर अलग अलग किताबों में अलग अलग जो है डेट को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं। आपको उसमें से नहीं उलझना है, बस आप ये समझिए ये हड़प्पा सभ्यता के समकालिक और उसके बाद की, खासकर उसके बाद की सभ्यता है। अगर हम लोग देखें तो नवपाषाण काल के बाद भी इसका विकास होता है। तो इस तरह से ताम्रपाषाण काल में हम लोग अगर देखें तो ताम्रपाषाण काल में तांबे का उपयोग ज़्यादा होने की वजह से सभ्यता को हम लोग ताम्रपाषाणकालिक सभ्यता के रूप में जानते हैं। यहाँ पर तांबा और पत्थर दोनों का उपयोग किया जा रहा है। औजार बनाने के लिए अधिकतम तांबे के, यहाँ तक कि घर और आवास बनाने के लिए पत्थरों के साथ साथ कच्ची ईंटों का और जगह पर इन सबका उपयोग भी किया जाएगा। तो इस सभ्यता को हम लोग ताम्रपाषाणकालिक सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। यहाँ पे जो आवास हैं वो कच्ची पक्की ईंटों के आवास नहीं है। यहाँ के जो आवास हैं वह लकड़ी के, घास फूस के खंभों के सहारे, आपका छप्पर डालकर, पत्तियों को बांधकर, इन सब के सहारे, सरपत के माध्यम से, इन सब के माध्यम से दीवारों को बनाया जाता है। दीवारों के ऊपर बाद में मिट्टी की मोटी लेप कर दी जाती है ताकि उसके बाहर का तापमान अंदर के तापमान को बराबर रखा जा सके। इन सब के अलावा आपका और बरसात के मौसम में पानी भी यहाँ पर रोका जा सके। यहाँ के जो घर हैं वो गोलाकार, आयताकार और वर्गाकार हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो मातृ देवी और वृषभ की पूजा करते हैं। और भी अपनी और अलग अलग विशेषताएँ हैं, वो जब हम अलग अलग स्थल को पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं ताम्रपाषाण काल सभ्यता। चलिए स्टार्ट करते हैं ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता। तो बहुत ज़्यादा यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इससे बहुत ही आसान और बहुत ही क्लियर है कि यही सवाल पूछे जाएंगे और वही ही आते हैं। अगर हम लोग देखें तो इस पूरे ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता को देखिए, तो ये जो ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता है, देखिए, तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान इस क्षेत्र पे, ये देखिए एमपी है, एमपी में पश्चिमी मध्य प्रदेश इस क्षेत्र पे, और अगर देखें तो ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में इस क्षेत्र पे पश्चिमी मध्य महाराष्ट्र इस क्षेत्र में। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो ये एमपी है, तो पश्चिमी एमपी, इसको हम लोग कह सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश। अगर हम लोग देखें तो उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, इसको हम कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान। अगर इसको हम लोग देखें तो पूरब और पश्चिमी महाराष्ट्र। तो इस तरह से ताम्रपाषाणकालीन बस्तियां या उनकी विशेषताएं को हम मोटा मोटा 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र। दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है, यहाँ पर इस संस्कृति को आहाड़ संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण स्थल आहाड़ था, इसीलिए इसको आहाड़ संस्कृति कहते हैं। और यहाँ पर पश्चिमी
मध्य प्रदेश को वैसे तो मालवा संस्कृत कहते हैं, क्योंकि मालवा में विशेषताएं इसकी मिलती हैं ज़्यादातर, परंतु इसे जो है मालवा संस्कृत के अलावा कभी कभी कायथा संस्कृत भी मिलता है लिखा। अभी दोनों में अंतर है, हम लोग देखें कायथा संस्कृत, तो कहीं मालवा संस्कृत में कहे या कायथा संस्कृत कहे तो मतलब वो पश्चिमी मध्य प्रदेश वाले टानपसर का संस्कृत के बारे में ही बात कर रहे हैं। और मैंने कहा था पश्चिमी महाराष्ट्र वाले संस्कृत को कहा जाता है जोरवे संस्कृत। जोरवे स्थल जो अहमदनगर में पाया जाएगा, इसलिए इसको जोरवे संस्कृत के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस संस्कृत को किस किस जगह पर किस किस नाम से जाना जाता है। अहाड़ संस्कृत, मालवा संस्कृत, कायथा संस्कृत और जोरवे संस्कृत। अगर हम इसका कालखंड देखते हैं तो अहाड़ संस्कृत के बारे में कहा जाता है कि 2000 से लेकर 1400 BC है। कहीं कहीं पर यह डेटा 2400 से लेकर 1400 मिलता है, परंतु मानता यही ज़्यादा माना जाता है। अगर हम लोग कायथा संस्कृत को देखें तो कायथा संस्कृत के बारे में 2000 से लेकर 1800 BC और मालवा संस्कृत के बारे में 1700 से लेकर 1200 BC और जोरवे संस्कृत के बारे में 1400 से लेकर 700 BC। तो यूपीएससी में या उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा सकता है इनके समय को लेकर कि कौन कौन संस्कृत को कालक्रम के अनुसार से घटते या बढ़ते हुए क्रम में मिलाइए। तो जो अगर हम लोग देखें तो इन सभी संस्कृतियों में अहाड़, मालवा, कायथा और जोरवे में सबसे प्राचीनतम संस्कृत कायथा संस्कृत मानी जाती है, क्योंकि 2000 से लेकर 1800 है और ये 2000 से लेकर 1400 है। इसलिए मैंने कहा यह डेट नहीं मानी जाती, इसकी एग्जाम में इसी डेट को महत्व दिया जाता है। तो अगर सबसे प्राचीनतम संस्कृत कहा जाए तो कायथा, जहाँ पर कायथा संस्कृत थी उसी के आसपास एक नई संस्कृत डेवलपमेंट होती है मालवा संस्कृत। वर्तमान में कायथा और मालवा में मालवा का महत्व ज़्यादा है, इसीलिए इसी कायथा संस्कृत को मालवा संस्कृत के नाम से जाना जाता है। यद्यपि एक ही स्थान पर पहले कायथा संस्कृत थे, उसके बाद उसके ऊपर मालवा संस्कृति आ गई है। वर्तमान में इसको मालवा संस्कृत के रूप में किताबों में मिलता है। लेकिन अगर हम ये चारों विकल्प हमारे पास रहें तो सबसे प्राचीनतम है कायथा, कायथा के बाद है अहाड़, अहाड़ के बाद है मालवा और मालवा के बाद है जोरवे। तो सबसे प्राचीनतम संस्कृत कायथा संस्कृत, उसके बाद फिर अहाड़ संस्कृत, फिर मालवा संस्कृत और फिर जोरवे संस्कृत। तो इस तरह से यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, यहीं से सीधा एक सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित संस्कृत में सबसे प्राचीनतम संस्कृत कौन सी है या सबसे नवीनतम संस्कृत कौन सी है, या इन संस्कृतियों को बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, कालानुक्रम के क्रम से नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे मिलाइए। चाहे जो भी सवाल पूछे आप लोग उसका बड़े आसानी से जवाब दे सकते हैं। और ये दूसरी चीज़ों में दूसरे पक्ष में चलते हैं। ये जो अहाड़ संस्कृति है, देखिए ये बनास नदी, ये राजस्थान में बनास नदी के किनारे विकसित होने के कारण इसको बनास संस्कृत भी कहते हैं। तो अगर कहीं पर बनास संस्कृत लिखा रहे तो समझिए वो कायथा संस्कृत के बारे में ही बात हो रही है। और इस बनास संस्कृत या आहार संस्कृत तो उसके आहार संस्कृत के बारे में इनके 3 स्थल हैं। बनास संस्कृत को ही आहार संस्कृत के नाम से जाना जाता है, दोनों उस नदी के तट के किनारे हैं। इसमें 3 स्थल हैं, एक है आहाड़, दूसरा है गिलुंद और तीसरा है बालाथल। यूपीएससी और यूपीपीसीएस में ये भी सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आहाड़ संस्कृत या बनास संस्कृत का हिस्सा नहीं है। तो आहाड़, गिलुंद और बालाथल ये तीनों जो स्थल हैं वो आहाड़ संस्कृत के पार्ट हैं या उसी के हिस्से हैं। उसी तरह हम लोग यहाँ पर देखें तो इसको हम लोग अगर देखें सुविधा के अनुसार से 2 भागों में बांट सकते हैं, कायथा संस्कृत। यद्यपि सबको एक अगर कायथा शब्द न रहे और मालवा शब्द रहे
तो सबको हम लोग एक ही देखेंगे। दूसरा मालवा संस्कृति। कायथा संस्कृति में 3 स्थल हैं, ऐरण, त्रिपुरी और उज्जैनी। मालवा संस्कृति में मालवा, नागदा, नौदा टोली। यह एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति आहार संस्कृत, कौन सा स्थल आहार संस्कृत का पार्ट नहीं है? आहार, गिलुंद, बालाथल और ऐरण रख देगा। तो ऐरण जो है उसे कह सकते हैं वो कायथा संस्कृत या ओवरऑल मालवा संस्कृत का हिस्सा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये इसका हिस्सा नहीं है। अभी नौदा टोली के बारे में पीछे मेरे पूछे, नौदा टोली स्थल स्थित है। तो नौदा टोली अगर हम लोग देखें तो नौदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है, वह मालवा संस्कृति का पार्ट है। वहाँ पर महाराष्ट्र विकल्प में था, कई लोगों ने महाराष्ट्र आंसर किया था। तो इस तरह हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पर, तो इसी तरह हम लोग अगर यहाँ पर विभाजन देखें तो अगर इसे देखते हैं तो यह 3 जिलों पर मुख्यतः है। एक अहमदनगर, अहमदनगर में जोरवे, दैमाबाद और नेवासा, ये सारे स्थल जो हैं अहमदनगर में है। उसके बाद धुले, धुले में एक स्थल है प्रकाश। उसके बाद पुणे, तो पुणे में इनाम गांव, इनाम गांव के अलावा चंदौली, सोनगांव के अलावा एक और महत्वपूर्ण स्थल इनाम गांव, सोनगांव। तो इनाम गांव, चंदौली, सोनगांव और नासिक, ये देखें। तो अगर हम लोग देखें तो एग्जाम में जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो यही पूछे सकते हैं कि किस संस्कृत के कौन कौन हिस्से हैं। तो कायथा के ये हिस्से हैं, मालवा के ये हिस्से हैं, बनास या आहाड़ के ये हिस्से हैं, जोरवे संस्कृत के ये हिस्से हैं, किस किस जिले में है तो किस किस जिले में है। तो ये सवाल पूछे सकते हैं, कहीं पर पूछे जा रहे हैं लगातार, हमको इस पर देखें। अब इनमें से कुछ स्थलों कुछ न कुछ विशेषताएं हैं, और जब हम विशेषताओं को पढ़ लेंगे तो वही सारी विशेषताएं ताम्रपाषाणकालीन स्थल की विशेषताएं हो जाएंगी। इसका मतलब हमारा ताम्रपाषाणकालीन संस्कृत यहाँ पर कंप्लीट होगा। एग्जाम में लगातार सवाल पूछे थे। आहार से पूछा जा रहा है, दैमाबाद से पूछा जा रहा है, इनाम गांव से पूछा जा रहा है, नेवासा से पूछा जा रहा है, नौदा टोली से पूछा जा रहा है। तो जिनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो अगर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो आहाड़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद नौदा टोली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद हम लोग देखें मालवा इम्पॉर्टेंट, दैमाबाद इम्पॉर्टेंट, नेवासा इम्पॉर्टेंट और इनाम गांव इम्पॉर्टेंट। अगर पूरे हड़प्पा सभ्यता में, पूरे अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बाद अगर ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता में हम लोग आहाड़, मालवा, नौदा टोली, नेवासा, दैमाबाद और इनाम गांव, इनके बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं, तो आप समझिए कि इससे पूछे जाने वाले सवालों का हम बहुत सही ढंग से जवाब दे पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्थल आहाड़ को। जैसा कि आप देखिए, आहाड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास नदी के किनारे आहाड़ संस्कृति का एक पार्ट है। इस आहाड़ संस्कृति में अगर हम लोग देखें तो इस आहाड़ संस्कृति में, इस आहाड़ स्थल पर तांबे के उपकरण सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर तांबे के उपकरण प्राप्त करने का, इसको ताम्रवती कहा जाता है, तांबे की नगरी। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, यूपीएससी हो
यूपीपीसीएस हो, उनका फेवरेट सवाल है, किस स्थल को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? क्योंकि तांबा तो सब में है, कहीं ज़्यादा कहीं पर कम, लेकिन कौन स्थल ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? तो इस स्थल का नाम रहेगा अहाड़, क्योंकि यहाँ पर तांबे के सर्वाधिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अहाड़ संस्कृत के बारे में अगर हम लोग देखें, यानी कि अहाड़ के बारे में दूसरी विशेषताएं देखें, तो जो अहाड़ स्थल है, इस अहाड़ स्थल पर कपड़े की छपाई के लिए ठप्पे प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कपड़े में हम लोग ठप्पे मारकर डिजाइन बनाते हैं, उसमें हम लोग बनावट बनाते हैं, वो वाले ठप्पे यहाँ पर प्राप्त हुए। इसका मतलब यहाँ पर छपाई का कार्य बड़े पैमाने पर प्राप्त हुआ है। इन सब का चूँकि कपड़े में रंग की छपाई करना था, इसलिए इसका मतलब यह है, ये रंगाई और छपाई, यहाँ पर रंगाई और छपाई उद्योग विकसित अवस्था में था। तो ये एक बड़ी विशेषता है अहाड़ संस्कृत में। अहाड़ स्थल पर तांबे के उपकरण को, जिसको ताम्रवती कहते हैं, तो पूछता किस स्थल पर कपड़े के छपाई वाले ठप्पे प्राप्त हुए हैं? तो अहाड़ से प्राप्त हुए हैं। रंगाई और छपाई उद्योग कहाँ पर विकसित अवस्था में था? तो अहाड़ में। इन सब के अलावा अहाड़ में जो घर हैं वो ईंटों के, कच्ची ईंटों के, बांस बल्ली के घर नहीं हैं। अहाड़ पे जो घर बने हैं वो पत्थरों के घर हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है, पत्थरों के घर। जैसे कि पूरे तारपाषाणकालीन सभ्यता में जो घर मिले हैं वो प्राय लकड़ियों के, उसमें हम लोग बांस के खंभे बना देते थे चारों तरफ, जो हम लोग सरपत से बांधकर मिट्टी थाप के बनाया जाता था। परंतु यहाँ पर जो घर है वो पत्थरों के घर प्राप्त हुए हैं। तो किस ताम्रपाषाण संस्कृत में पत्थरों के घर प्राप्त हुए हैं? तो अहाड़ से प्राप्त हुए हैं। अहाड़ में जो घर थे वहाँ पे गंदे नाली का जो पानी था उसको निकालने के लिए जो विधि थी उसको चक्रकूप विधि कहा जाता था, और उस विधि के माध्यम से पानी बाहर निकाला जाता था। तो इस तरह से अहाड़ संस्कृति में जो अहाड़ स्थल है ये एक महत्वपूर्ण स्थल है, जिसके बारे में हमको जानना चाहिए। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने बार बार कहा, यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, अगर आप अहाड़ को पढ़ ले रहे हैं तो इससे संबंधित अगर सवाल पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से केवल अहाड़ से पूछा जाएगा। अहाड़ के बारे में 3-4 बातें हैं। ताम्रवती कहते हैं, कपड़े की छपाई के ठप्पे प्राप्त हुए हैं, रंगाई उद्योग यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है, पत्थरों के घर हैं, और यहाँ पर गंदे पानी को निकालने के लिए चक्रकूप विधि पद्धति का प्रयोग करते हुए यहाँ पर पानी निकाला जाता था। आइए आते हैं गिलुंद में। जब गिलुंद में देखते हैं तो गिलुंद में हम लोग देखें तो गिलुंद में तांबे के साथ साथ यहाँ पर पत्थर के उपकरण हैं। तो जिस प्रकार यहाँ से तांबे के उपकरण ज़्यादा प्राप्त हुए हैं तो यहाँ पर पत्थर के उपकरण ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। इस तरह तांबे के हैं लेकिन कम है, यहाँ पत्थर के लेकिन तांबे के ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर पत्थर के उपकरण गिलुंद से प्राप्त हुए हैं। गिलुंद की जो दूसरी विशेषता सबसे बड़ी है, गिलुंद में अग्निकुंड के साक्ष्य हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है। अगर अग्निकुंड के साक्ष्य पर प्राप्त हुए गए हैं पूछा जाए तो वो स्थल कौन सा है? गिलुंद। और बालाथल एक ऐसा स्थल रहा है जहाँ पर पत्थर और प्लस तांबा दोनों के लगभग बराबर उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है बहुत, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। केवल पढ़ना क्या है हमको? अहाड़। अगर अहाड़ के बारे में हम जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो ये मान के चलिएगा अहाड़ संस्कृत के बारे में हम आसानी से सवालों का जवाब दे पाएंगे। आइए अगले हिस्से में चलते हैं, जिसका नाम है मालवा संस्कृत। जैसे कि मैंने बताया, मालवा और कायथा जहाँ पर है उसके पास में एक डेवलप हुई संस्कृत, उसका नाम था मालवा संस्कृत। ये कायथा जो थी उज्जैन के क्षेत्र में थी। उज्जैन से लगभग 25 किलोमीटर दूर ये कायथा पूर्व दिशा में है। इस कायथा संस्कृत की जो खोज थी वीएस वाकाड़कर महोदय के द्वारा की गई थी, और कायथा को पहले कपित्थक कहा जाता था। तो कायथा को पहले कपित्थक कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो महान ज्योतिषाचार्य, महान खगोल शास्त्री, बहुत बड़े गणितज्ञ, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, 12 मिहिर, उनका जन्म स्थान कायथा या कपित्थक ही था। तो हम लोग कायथा को कपित्थक के नाम से जानते हैं, और कायथा में 12 मिहिर का जन्म स्थान था।
कायथा संस्कृत 2000 से लेकर 1800 ईसा पूर्व है। कायथा संस्कृत में 3 स्थल है, आयरण, त्रिपुरी और उज्जैनी। आयरण सागर जिले में है, त्रिपुरी जबलपुर जिले में है, उज्जैनी उज्जैन के पास में है। इस तरह से देखा जाए तो कायथा संस्कृति में ये 3 स्थल हैं। किसी की कोई खास विशेषता नहीं, बस कायथा संस्कृत के कौन से 3 स्थल हैं जो कायथा संस्कृत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वो 3 स्थल है, आयरण, त्रिपुरी और उज्जैन। आगे आते हैं तो मालवा संस्कृत। मालवा संस्कृत में मालवा, नागदा और नौदा टोली ये इम्पॉर्टेंट संस्कृत है। वर्तमान में मालवा संस्कृत के रूप में ही संपूर्ण क्षेत्र जाना जा रहा है, इसलिए हम लोग मालवा संस्कृत के रूप में जानते हैं। ये जो मालवा संस्कृत में जो मालवा स्थल है, ये मालवा स्थल 3 चीज़ों के लिए बहुत फेमस था और यही 3 चीज़ें मालवा संस्कृत की विशेषताएं हैं। बाकी घर का, आवास का, सामाजिक रहन सहन सबका एक ही तरह है, लेकिन ये इसलिए विशेषताएं हैं। पहला मालवा संस्कृत में कि यहाँ के जो उत्कृष्ट कोटि के मृदभांड, अगर कोई पूछे, हम जब मृदभांड संस्कृत पढ़ेंगे तो आगे मृदभांडों को पढ़ेंगे, तो सबसे अच्छे कोट के मृदभांड यानी बर्तन, मिट्टी के बर्तन सबसे अच्छे क्वालिटी के कहाँ बनते थे, तो मालवा में। मालवा के बर्तन उस समय सबसे श्रेष्ठ थे, सबसे प्रमुख थे, सब विश्वविख्यात थे। इसीलिए उत्कृष्ट कोट के मृदभांड के लिए कौन संस्कृत प्रसिद्ध है, तो मालवा संस्कृत। यहाँ पर लाल रंग के बर्तन को काले रंग से उसको चित्रित किया जाता, उसको काले एवं लाल मृदभांड कहा जाता था। ये जो काले और लाल मृदभांड जिनमें पूरा कलर लाल रहेगा और काले रंग से धारियाँ या बॉर्डर या कुछ निशान बनते थे, उनको काले या लाल मृदभांड कहते थे। और उनकी सर्वश्रेष्ठ जो किस्म थी या कोटि थी वो यहीं पर मिलती थी। ईंट में पकाकर मजबूत नए अच्छे ढंग से बनाया जाता था। इस तरह से उत्कृष्ट कोट के मृदभांड किस संस्कृत के मिले हैं हमको, तो मालवा संस्कृत के मिले हैं। आगे हम लोग देखते हैं मालवा में इसके अलावा चरखा व तकली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो चरखा व तकली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इससे इस पूरे क्षेत्र में कपास, चूँकि काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए कपास का उत्पादन, कपास से इसका मतलब यहाँ पर वस्त्र बनाने का कारखाना, इन सब के इससे साक्ष्य प्रकट होते हैं। और हो सकता है यहाँ से कपड़े जाते हैं और रंगाई के लिए फेमस रहा करता था कौन, अहाड़। तो मालवा से जाके अहाड़ में जाके उन पर रंगाई होती थी। तो यहाँ पर चरखा व तकली के साक्ष्य मिले हुए हैं। मालवा की जो तीसरी सबसे प्रमुख विशेषता है वृषभ पूजा। वृषभ मतलब बैल, वृषभ पूजा साण के जिसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका वृषभ पूजा फेमस थी। तो इस तरह से अगर देखें तो मालवा 3 विशेषताएं मालवा की हैं जो सबसे अलग हैं। उत्कृष्ट कोट के मृदभांड, चरखा व तकली का यहाँ प्राप्त होना और वृषभ पूजा यहाँ की प्रसिद्ध थी। इस तरह से मालवा से ये 3 में से कभी भी कोई भी सवाल यूपीएससी या यूपीपीएससी में पूछा जा सकता है। आइए आते हैं नौदा टोली। तो नौदा टोली में अनाजों का ढेर मिला है। अनाजों की कई प्रकार यहाँ मिले हैं, वह ढेर मिले हैं। तो कभी पूछ सकता है कि अनाजों के कई प्रकार कहाँ मिले हैं, तो नौदा टोली में। या कई अनाजों के ढेर कहाँ मिले हैं, तो नौदा टोली में। और नौदा टोली जो है पूरे हड़प्पा सभ्यता में, पूरे ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता में, ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता है, परंतु इनाम गांव और दैमाबाद में नगरीय नगरीकरण यहाँ पर प्रारंभ हो चुका था, नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित हो रही थी। अगर पूरे ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता में सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल ढूंढा जाए, ग्रामीण स्थल, नगरी नहीं, नगरी कह देंगे तो अपने आप इनाम गांव आ जाएगा, सबसे दैमाबाद सही आ जाएगा। अगर सबसे बड़ा अगर ग्रामीण स्थल कहा जाए तो वो कौन था, नौदा टोली। तो नौदा टोली की दूसरी विशेषता है ताम्र पाषाणकालीन सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती। तो इस तरह से
ताम्रपाषाण कालीन सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती आज के बाद पूछे तो वो रहेगी नौदा टोली। अगर ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती पूछी जाए जिस पे नगर गांव कुछ नहीं देखना है तो अभी वो रहेगा दैमाबाद। तो ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो दैमाबाद, लेकिन ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल पूछा जाए तो कौन रहेगा? नौदा टोली। तो नौदा टोली दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक अनाजों के ढेर के लिए, अनाजों कई प्रकार की किस्मों के लिए, और दूसरा ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती के रूप में भी वह प्रसिद्ध है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। चूँकि जोरवे के नाम से संस्कृत को पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृत के नाम से जाना गया है। यह सबसे नवीनतम संस्कृत है। सभी संस्कृतियों में देखिए 1400 से लेकर 700 के ईसा पूर्व के आसपास। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण स्थल हैं, दैमाबाद और नेवासा। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं दैमाबाद और नेवासा। दैमाबाद के बारे में देखते हैं। तो दैमाबाद के बारे में देखिए तो दैमाबाद दो चीज़ों के लिए फेमस। एक तो दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल था, मतलब दैमाबाद ताम्रपाषाण काल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों की समकालिक बस्ती थी। कुछ लोगों ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वहाँ के लोग यहाँ पर आए, बसे, तकनीकी का उपयोग किया, ज्ञान किया और इसका विकास किया। फिलहाल दैमाबाद में अगर हम लोग देखते हैं तो दैमाबाद की दो विशेषताएं हैं, जैसा कि हम लोग बार बार पढ़े, इसको हम लोग करें ताम्रपाषाण कालीन बस्ती। तो दैमाबाद इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर तांबे का नहीं, यहाँ कांसे का रथ प्राप्त हुआ है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को जब आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है और कांसे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ, तो दोनों के बीच में आपस में अंतर संबंध की बात होती है। ये संबंध व्यापारिक संबंध रहे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग दैमाबाद आते रहे होंगे, दैमाबाद से वस्तुएं वहाँ जाती रही होंगी, वहाँ वस्तुएं यहाँ आती रही होंगी। इस तरह से यहाँ पर एक अलग है, कांसे का रथ प्राप्त हुआ है। दूसरा मैंने बताया था कि दैमाबाद सबसे बड़ी ताम्रपाषाण कालीन बस्ती है, सबसे बड़ी ताम्रपाषाण कालीन बस्ती, लगभग 20 हेक्टेयर में बसी थी। तो पूछा जाए सबसे बड़ी ताम्रपाषाण कालीन बस्ती है कौन? तो वहाँ पर दैमाबाद। सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल ताम्रपाषाण काल का कौन सा है? तो नौदा टोली। आइए अगला हम लोग देखते हैं नेवासा। नेवासा में दो चीज़ें, महाराष्ट्र एक आप ब्लैक सॉयल का इलाका है, काली मिट्टी का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग अगर देखें तो कपास और जूट के साक्ष्य मिलते हैं। तो नेवासा दो चीज़ के लिए फेमस है, एक नेवासा कपास के, दूसरा पटसन के। तो पटसन के साक्ष्य और कपास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो नेवासा से। तो नेवासा से कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस तरह से नेवासा भी दो चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद प्रकाश में कुछ नहीं है, नासिक, सोनगांव, चंदौली में कुछ नहीं है। अब हमारा सबसे अंतिम हिस्सा आता है इनाम गांव। तो इनाम गांव के बारे में देखिए। इनाम गांव एक बड़ी बस्ती थी और एक किले बंद बस्ती है। तो किले बंद बस्ती के साक्ष्य पूछें, ऐसी बस्ती जो कि किले को बस्ती को बंद करने का जो साक्ष्य, जो प्रमाण है या शुरुआत है, वो हड़प्पा सभ्यता से मिलती है। इस तरह से किले बंद बस्ती के साक्ष्य अगर पूछे जाएं तो कहाँ से मिलते हैं भाई? तो इनाम गांव से। तो इनाम गांव में किले बंद बस्ती है। इनाम गांव में जो घर बने हैं उनके प्रकार, घरों के प्रकार, घरों की बनावट अलग अलग है। श्रमिकों के लिए अलग हैं, व्यापारियों के लिए अलग हैं, कारीगरों के लिए अलग हैं, पुरोहितों के लिए अलग हैं। इसीलिए यहाँ पर वर्ग विभाजन के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। तो किस स्थल से वर्ग विभाजन के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं? तो इनाम गांव। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हड़प्पा सभ्यता के बाद ताम्रपाषाण काल में पहुंचते हैं। तो ताम्रपाषाण काल को समझने के लिए मुख्यतः तीन हिस्से हैं, दक्षिण पूर्वी, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र। अच्छी तरह जानते, एक सवाल इन संस्कृतियों के कालानुक्रम में आ सकता है जो मैंने आपको स्पष्ट करवा दिया।
दूसरा, ये जो संस्कृतियाँ हैं इनके स्थल कौन कौन हैं, जो मैंने हम लोगों ने इसको स्पष्ट किया अलग अलग। किन किन स्थलों की कौन कौन विशेषता है वो हमने अलग अलग देखी, किन किन स्थलों की क्या क्या विशेषता हैं। 4 या 6 स्थल पढ़ लेंगे, आपका काम आराम चला जाएगा, हो जाएगा। अहाड़, मालवा, नौदा टोली, दैमाबाद, नेवासा और इनामगांव। अगर ये आप इतने स्थल जानते हैं तो इससे जुड़े सवालों का बड़े आसानी से जवाब दे देंगे। बड़े आसान सवाल आते हैं, बड़ा सिंपल सा है। अहाड़ संस्कृत किस राज्य में है? मालवा संस्कृत का संस्कृत किस राज्य में है? जोरवे संस्कृत किस राज्य में है? या कोई स्थल किस राज्य में स्थित है? जैसे नौदा टोली किस राज्य में है? तो भाई मध्य प्रदेश में। अगर आप एमपी पीसीएस देने जाएंगे हो सकता पूछ लेंगे नौदा टोली स्थित है पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश कौन मध्य प्रदेश, तो बता दीजिएगा मध्य प्रदेश। इन सब के अलावा जोरवे संस्कृत के बारे में हम लोग देख ले रहे हैं, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन स्थल किस राज्य में। केवल राज्य जाने रहेंगे, आसान जिले जानने की जरूरत नहीं है। और राज्य जानिए, जब आप कोई पीसीएस का एग्जाम देने स्पेशली जाएंगे वहाँ स्टेट का, तो ऑलरेडी स्टेट के बुक में वो जिले मिल जाते हैं। हमें तो केवल ये राज्य जानने हैं, कौन स्थल किस राज्य में है और किस संस्कृति का है और किस स्थल के क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो चलिए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और मेहनत करेंगे और इसके पूछे गए सवालों का सही ढंग से जवाब देंगे। चलिए हम लोग अगले चैप्टर में बहुत जल्दी मिलते हैं। इसका नाम रहेगा वैदिक संस्कृत। आइए उसको हम लोग स्टार्ट करना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।